आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन के साथ में। ये चैप्टर नंबर 14 है। यहाँ पे दो टॉपिक हमारे स्टार्टिंग में है, पीरियोडिक फंक्शन और अब हमारा ऑसिलेटरी फंक्शन। जो पीरियोडिक फंक्शन है, जैसे एग्जांपल उसका है, ये सन है, सन के चारों तरफ जो हमारी अर्थ घूम रही है, ठीक है, वो एक निश्चित टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है, अपने आप को अपनी जो फंक्शन उसका क्या रिपीट करती है। तो एनी फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन टाइम इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन। तो जो अर्थ है सन के चारों तरफ रिपीट करती है, इसको करने में कितना लगता है? 1 ईयर, 1 साल लगता है। यहां से गई, फिर लौट के आई, फिर गई, फिर लौट के आई, 1 साल लग जाएगा इसको रिपीट होने में। तो ये हमारा क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। अब ऑसिलेटरी फंक्शन क्या होते हैं? ऑसिलेटरी फंक्शन में जैसे मान लो एक बॉब, हमारा पेंडुलम बॉब सिस्टम है, हमने पेंडुलम को उठाया, यहाँ पे खींचा और छोड़ दिया, और एक गया, फिर लौट के आया, फिर गया, फिर लौट के आया। तो ये भी अपने आप को एक बार रिपीट कर रहा है, एक टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। मान लो 1 सेकंड में गया, 1 सेकंड इधर, 1 सेकंड इधर, सही है, टोटल 4 सेकंड में रिपीट हो गया, फिर गया, फिर रिपीट हो गया। तो ये क्या है? ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है। ये पीरियोडिक और ऑसिलेटरी दोनों ही एक साथ है। तो इसमें क्या है? ऑसिलेटरी फंक्शन क्या होगा? पीरियोडिक होगा और ऑसिलेशन भी उसमें मस्ट है। तो ये हमारा ऑसिलेटरी फंक्शन में खास बात है। पीरियोडिक फंक्शन क्या पीरियोडिक होगा? तो पीरियोडिक फंक्शन जरूरी नहीं कि ऑसिलेटरी हो, लेकिन ऑसिलेटरी फंक्शन, जो भी ऑसिलेटरी फंक्शन है वो हमेशा पीरियोडिक होगा ही होगा। तो इसलिए कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट अ मस्ट नॉट बी ऑसिलेटरी, बट ऑसिलेटरी फंक्शन मस्ट बी अ पीरियोडिक। ऑसिलेटरी फंक्शन हमेशा ही क्या होगा? पीरियोडिक होगा। इसके आगे बात करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, तो पहले चेक करिए कि वो पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। अगर आपका फंक्शन, जो भी हमारा फंक्शन है, वो नॉन पीरियोडिक है, अपने आप को निश्चित टाइम के बाद रिपीट नहीं करता है, तो वो नॉन एसएचएम है। पीरियोडिक है तो उसके बाद दो ऑप्शन है कि वो एसएचएम है या नॉन एसएचएम है। एसएचएम होना बड़ी बात है, आसानी से एसएचएम सारे फंक्शन नहीं होते हैं। सिस्टमेटिक फंक्शन, एक रिदमिक फंक्शन, साइन का फंक्शन क्या होता है, या कॉज का फंक्शन रिदमिक फंक्शन होता है, तुम्हारा वो क्या है? दैट इज कम्स इन रेंज ऑफ एसएचएम, ठीक है। तो ये वही कहानी है जैसे पेस ऑफ आपका पास और फेल वाली है। अगर आप फेल हो गए तो डिक्टेंशन से कोई मतलब ही नहीं, कोई पर्सन पूछने वाला नहीं आपकी क्या डिक्टेंशन है। अगर आप पास हो गए तो आपके पास दो ऑप्शन है कि नॉर्मल फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं या डिक्टेंशन है। तो कभी भी कोई भी फंक्शन अगर आपको गिवन है तो आप उसमें चेक करिए वो पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक। अगर नॉन पीरियोडिक है तो नॉन एसएचएम है। पीरियोडिक होने के बाद ही आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि नॉन एसएचएम या एसएचएम के। एसएचएम को चेक करने का तरीका सिंपल सा यह है, एनी फंक्शन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल साइन और कॉस टर्म, एक साइन या एक कॉस की टर्म से रिप्रेजेंट हो सके। साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन की गारंटी नहीं है कि वो आपका एसएचएम होगा, चेक करना होगा, हम देखेंगे नेक्स्ट में। लेकिन अगर कोई फंक्शन जो सिंगल साइन या सिंगल कॉस की टर्म से रिप्रेजेंट होता है, दैट मस्ट बी अ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अगर फंक्शन हमारा कई चीजों कॉम्बिनेशन है, कई पीरियोडिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो हमें बाद में देखना पड़ेगा कि वो टोटल फंक्शन कंबाइंड करके एक साइन या एक कॉस की टर्म पे अगर हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो एसएचएम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वहीं लौट के आती है 1 साल के बाद, सही है, इस तरीके से। तो ये क्या है? एक पीरियोडिक मोशन अपने आप को रिपीट करती है, 1 साल में अपने आप को रिपीट करती है। रिपीट तो 2 साल में भी करती है, एक हो गया, फिर रिपीट करेगी। लेकिन सबसे छोटा टाइम पीरियड होता है, दैट इज अ पीरियोडिक टाइम पीरियड आपका, सही है। द स्मॉलेस्ट टाइम आफ्टर विच एनी मोशन रिपीट इटसेल्फ इज नोन एज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड सबसे छोटा टाइम होता है। जैसे एक फिगर और हम लेते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास ये हमारा साइनसोइडल सिग्नल है, तो इसमें कितना पोर्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, सही है। ऐसे दो, सही है, सबसे छोटा पोर्शन जो रिपीट कर रहा है, अगर हम उसको मार्क करना चाहें तो ये पोर्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये इतना पोर्शन रिपीट कर रहा है। इसी को कॉपीड वर्जन है, कई बार कॉपी करके किया हुआ है। अगर आपको लगता है नहीं सर ये कॉपी कर रहा, नहीं ये नहीं कॉपी कर रहा, ये कॉपी करता तो फिगर ऐसी बनती, इतना ही केवल कॉपी करता, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इतना पोर्शन अपना रिपीट कर रहा है, कितना? इतना, दैट्स पोर्शन। ये पोर्शन अपने आपको क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसको यहां से यहां तक जितना टाइम लगा होगा वो क्या कहलाएगा? आपका टाइम पीरियड कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसी में हम केस ले लें, जैसे मालूम कहे हैं टाइम, ये हमारा टाइम की स्केल पे एक वो है, सही है। यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड है किसी चीज का, सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा, एम्पलीट्यूड देखो पहले मैक्सिमम हुआ, फिर समय रुक नहीं सकता, समय तो मूव करेगा, ये तो एक्सेस चलती ही रहेगी एक कांस्टेंट फ्लो से, टाइम एक कांस्टेंट फ्लो से
मूव करता चला जा रहा है। 24 घंटे होते हैं दिन बदल जाता है, 24 घंटे होते हैं दिन बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे टाइम पास हो रहा है तो कोई भी चीज़ का मैग्नीट्यूड अप हो रहा है, मैक्सिमम हुआ, और फिर इसका जीरो हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव में मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हुआ। तो ये इवेंट जो अपने आप को रिपीट कर रही है, तो ये जो टाइम है आपका, ये टाइम पीरियड कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले लेते हैं ये 0 सेकेंड, ये 5, ये 10, ये 15 और आपका 20, और टाइम हमने लिख दिया हुआ सेकंड में है। हो सकता है ईयर में हो सकता है किसी और में भी हो सकता है, मस्ट नहीं कि टाइम सेकंड में ही होगा। हाँ, ऐसा यूनिट आपकी टाइम की सेकंड है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्राफ किसी भी उसमें हो सकता है। तो ये 10 सेकंड के बाद, कितने, 0 से 10 सेकंड के बाद अपने आपको ग्राफ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है हमारा, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, दैट इज 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का हमारा टाइम पीरियड। और जो यहाँ इसका टाइम पीरियड का अपोजिट होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में कितने साइकिल, कितने चक्कर, जैसे 1 सेकेंड हुआ आपका, ठीक है, तो कितने चक्कर उसमें कंप्लीट हो गए एक सेकेंड में। हाँ, नंबर ऑफ साइकिल इन अ सिंगल सेकेंड। जैसे कोई चीज आपको 2 सेकेंड 4 सेकेंड में गिवन हो, जैसे लिखा है एक पंखा 60 बार घूमता है एक सेकेंड में, या कुछ और इस तरीके से, तो आपको हाँ ऑसिलेट आपकी वही फ्रीक्वेंसी हो गई। लेकिन अगर बोला जाता है कि 120 टाइम्स घूमता है 2 सेकेंड में, जैसे आपका फैन, हाँ लिखा हुआ है, जो फैन है रिवॉल्व कर रहा है 200 रिवोल्यूशन इन 2 सेकेंड मान लो, तो आप 1 सेकेंड में निकाल लीजिए उसे, तो 1 सेकेंड में जो वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, है ना। जैसे कोई भी आप पेन लेके आते हो तो 20 पेन इतने रुपए के, लेकिन हम 20 में इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम तो एक में इंटरेस्टेड है, एक कितने का पड़ा। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कई बार ना, कोई भी चीज़ होती है वो कहे 5 रुपए का इतना आलू मिल रहा है, तो 5 रुपये धड़ी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, मतलब अभी तो 100 रुपये धड़ी चल रहा है शायद, तो अच्छा 100 रुपये का 5 किलो, तो 1 किलो कितने का 20 रुपये, अच्छा 20 रुपये किलो, ये 20 दे रहा है, वो 22 दे रहा है या 18 दे रहा है, तो हम कैलकुलेशन यूनिट में करते हैं, है ना, तभी समझ में आता है। उनकी दो चीज़ इतने की, तो जैसे शर्ट लेने आते हैं 399 में 2, हमने कहा अच्छा 200 में एक पड़ रही है, ये कैलकुलेशन करेंगे ही करेंगे, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता हम इसकी कैलकुलेशन ना करें, 200 में एक पड़ रही है, अच्छा तो हमें कैलकुलेशन हो जाती है, हाँ महंगा है सस्ता है। एनीवे ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, पर सेकंड निकालना, जितने एक सेकंड में जितने रिवोल्यूशन होते हैं उससे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ साइकिल इन अ सेकंड, तो ये टाइम पीरियड का अपोजिट है, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स आएगी, सेकंड इनवर्स। इसी को शॉर्टकट में हर्ट्ज बोलते हैं, जिसको HZ से डिनोट करते हैं शॉर्टकट में, नहीं तो HERTZ, वो तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्टकट में हर्ट्ज बोलते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, ऑसिलेशन, सही है, ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक मोशन, सही है। तो सबसे पहले कोई भी मोशन होता है पीरियोडिक चेक करेंगे, पीरियोडिक मोशन है नहीं, अपने आप को निश्चित टाइम के बाद रिपीट करेगा तो पीरियोडिक मोशन है। और अगर उसमें कोई मीन पोजीशन होगी, अगर कोई मीन पोजीशन होगी तो वो ऑसिलेटरी मोशन भी कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अब जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये मान लो वही अभी वाला पुराना केस, ये आपका सन है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये सन है और अर्थ है, इसका रिवॉल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा ये हमारा पेंडुलम वाला केस है, हमने यहाँ पे एक पेंडुलम हमारा यहाँ पे बना दिया है, ये आपका पेंडुलम मास सिस्टम, पेंडुलम बॉब सिस्टम कहते हैं। पेंडुलम को आपने उठाया, खींचा, छोड़ दिया, तो ये जाएगा टू एंड फ्रो मोशन करेगा इस मीन पोजीशन के क्रॉस। ये पहले तो आपने उठा के छोड़ा है, तो फिर जाएगा और फिर लौट के आएगा, सही उसी पोजीशन पे लौट के आ जाएगा दोबारा से, और ये अपने आप कई बार रिपीट करेगा इस इवेंट के लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका इसमें मीन, मतलब कि आपने खींचा, छोड़ दिया, तो गया, फिर लौट के आया, फिर गया, फिर लौट के आया, तो एक चीज जा रहा है, लौट के आ रहा है, जा रहा है, फिर लौट के आ रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये भी पीरियोडिक है, वो भी पीरियोडिक है, तो दोनों मोशन पीरियोडिक तो है, लेकिन ये क्या है, पीरियोडिक के साथ साथ ऑसिलेशन भी है, इसमें ऑसिलेटरी मोशन भी ये कहलाएगा। तो ऑसिलेटरी मोशन में पीरियोडिक तो होता ही है, एक मीन पोजीशन भी होती है ना, मीन पोजीशन। जैसा आपका गिटार होता है, तो गिटार में एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को थोड़ा खींचो, छोड़ दो, तो वो वाइब्रेट करेगी, ठीक है, इससे करती है, वो क्या होगा आपका, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन। तो जिसमें मीन पोजीशन होती है, ठीक है, तो वो आपका ऑसिलेटरी मोशन है। तो ये केवल क्या है, ओनली पीरियोडिक मोशन, एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, एनी मोशन दैट इज पीरियोडिक। दिस इज अ पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, वो देखेंगे, इसका हार्मोनिक भी पता चलेगा, ठीक है, ये हमारा बेसिक हो गया। तो जो भी पीरियोडिक मोशन है वो जरूरी नहीं कि ऑसिलेटरी हो, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन हमेशा पीरियोडिक होगा ही होगा, ठीक है। तो हमने इसमें एक सेंटेंस के रूप में लिखा हुआ है,
all the oscillatory motion are necessarily periodic, but every periodic motion it need not to be oscillatory. पीरियडिक मोशन जरूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी हो, लेकिन अगर ऑसिलेटरी है तो पीरियडिक होगा ही होगा। ये इंपॉर्टेंट नोट अपनी जगह पे, सही है। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे इसको एक ग्राफ के साथ समझते हैं, इस तरीके से सीखो तो बहुत आसान रहेगा। देखिए हमने यहाँ पे जैसे केस बनाया, देखिए एक है नॉन एस एच एम, नॉन एस एच एम, एस एच एम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, नॉन एस एच एम, और यहाँ पे एस एच एम, एस एच एम और नॉन एस एच एम, एस एच एम, दो केस हैं यहाँ पे नॉन एस एच एम, ये दोनों केस किस में आते हैं, ठीक है, ये हमारे, ठीक, हाँ बताते हैं अभी। नॉन पीरियडिक, देखो यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, कोई मोशन अगर हमारा वो नॉन एस एच एम है, वो नॉन पीरियडिक है, नॉन पीरियडिक है, रिपीट नहीं करता अपने आप को, तो नॉन एस एच एम होगा ही होगा, ठीक है। और कोई मोशन अगर पीरियडिक है तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो एस एच एम है या नॉन एस एच एम है। एस एच एम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है हार्मोनिक से हार्मोनियम समझ लो एक तरीके से, म्यूजिक, कोई भी सिस्टम है जो अगर बिल्कुल रिदम में चलता है, एक प्रॉपर एक फैशन को फॉलो करता है प्रॉपर, तो क्या आपका एस एच एम है। और जो किसी रैंडम मोशन है, जैसे इंग्लिश जैज सॉन्ग होते हैं, जैज होते हैं, कभी ढिंग ढिंग ढिंग, कहीं पता वेरिएशन, रैंडम मोशन कुछ भी हो सकता है, पता नहीं एक साथ धम बीच में आ गया, ड्रम बज गया, हाँ बीट कुछ भी हो गई, तो क्या हुआ, वो नॉन एस एच एम है। तो सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब रिदम में सिस्टम है, ठीक है। और ये, ठीक है, अगर आपका कोई फंक्शन, देखो पहले आप चेक करिए पीरियडिक है नॉन पीरियडिक है, नॉन पीरियडिक फंक्शन तो नॉन एस एच एम होगा ही होगा, वो तो पहले ही रिदम नहीं है। अब आपकी जो नेचर आपका क्या रिदम में है, पूरे जो अर्थ है एक साल के बाद फिर रिपीट करेगी, फिर रिपीट करेगी, सालों से कर रही है, सही, अभी से नहीं, सालों से कर रही है, ठीक है, तो रिदम में अपना एक सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर कोई सिस्टम पीरियडिक नहीं है तो नॉन एस एच एम होगा ही होगा। अगर पीरियडिक है तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो या तो एस एच एम होगा या नॉन एस एच एम, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको चेक करेंगे। अब इसके बेस पे कैसे पता चलेगा, सही है, तो ये ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई व्यक्ति फेल हो जाए, कोई व्यक्ति एग्जाम में फेल हो गया तो उससे मत पूछो डिक्टेंशन क्या आई, वो तो फेल ही हो गया। अगर पास हो गया तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो नॉर्मल पास हुआ है या स्टैंडर्ड पास हुआ है। ऐसे मान सकते हैं कि जो एस एच एम है, हाँ ये जो एस एच एम है इट इज समवॉट, मतलब कि टिपिकल, हाँ टिपिकल कंडीशन है, ये आसानी से अचीव नहीं होती है, ये आसानी से अचीव नहीं होती है, ठीक है। तो आपका अगर मतलब पीरियडिक होने के बाद ही चांस है कि वो आपका एस एच एम हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा केस है, कैसे समझेंगे इस बात के लिए, जो आपका एस एच एम होगा कोई भी इक्वेशन, वो एक तो रिदमिक होगी, वो तो बात समझ में आ गई, और रिदमिक का मतलब साइन या कॉज की टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंगल साइन या सिंगल कॉज की टर्म से अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी फंक्शन को, तो वो क्या होगा, एस एच एम। जो एक साइन है एक कॉज की टर्म से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, वाई उसको जब अलग इक्वेशन होगी, टेन थीटा कॉस थीटा, कुछ और उनका कॉम्बिनेशन, कुछ भी हो, लॉग का फंक्शन, कुछ भी दुनिया भर सारे जितने फंक्शन वो नॉन एस एच एम में आते हैं। तो ये कंडीशन में टिपिकल है, पहले तो पास होना, फेल होना, पास होगा तो उसके बाद में डिक्टेंशन लाना, ठीक है। तो अगर फंक्शन आपका नॉन पीरियडिक है, नॉन पीरियडिक का मतलब जैसे अपने आप रिपीट ही नहीं करता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो नॉन पीरियडिक हो गया, तो नॉन पीरियडिक तो नॉन एस एच एम हो गया। अगर पीरियडिक है, अब उसमें वो साइन का फंक्शन या कॉज की टर्म से रिप्रेजेंट हो पा रहा है, तो एस एच एम है, किसी और टर्म से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, तो आपका नॉन एस एच एम है। तो एस एच एम में यही डेफिनेशन है, एस एच एम में यही डेफिनेशन हमारी, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा वो फंक्शन कहलाता है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल साइन और कॉस टर्म, एक साइन या एक कॉस की टर्म से रिप्रेजेंट हो सकता है। साइन प्लस कॉस थीटा समथिंग, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या वास्तव में इनको दोनों को मिला के एक फंक्शन बन सकता है, नहीं, देखना पड़ेगा। अगर बन गया जैसे आपने लिखा, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक फंक्शन लिखा है साइन 2x प्लस कॉस 3x, ठीक है, या 3x भी हो सकता है, 2x हो, कुछ और भी हो सकता है, कुछ कॉम्बिनेशन है। तो
अब आपसे पूछा जाए ये फंक्शन हमारा क्या एसएचएम है या नहीं है, तो एक टर्म तो है नहीं साइन की, वहां बोला सिंगल टाइम साइन टर्म, ये सेम तो है नहीं। लेकिन अगर हमने इसको कुछ मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाया, साइन ए प्लस साइन ए बी की कोशिश करी, और एक टर्म में अगर कन्वर्ट हो गया और सिंगल साइन है कॉस की टर्म, तो यानी कि एसएचएम होगा, और नहीं कर पाया तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर नहीं पता, एक साथ रैंडमली नहीं पता कि क्या होने वाला है, वो तो मैं सिखा दूंगा आपको, अभी सिखा दूंगा। आप खाली देख के बता सकते हो कि भैया ये एसएचएम होगा नहीं होगा, ऐसे ही देख के बता सकते हो, मैथमेटिकल एनालिसिस करो तब भी आंसर आएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन समझ में आएगा। सही है, तो क्या किल पॉइंट क्या हुआ समझो फिर से, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही इंपॉर्टेंट सबसे खास, एसएचएम होने के लिए कोई भी फंक्शन सिंगल साइन या सिंगल कॉज की टर्म से रिप्रेजेंट हो सके, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दो टर्म है साइन और कॉज की, तो आपको शक है, पता नहीं क्या होने वाला है, आप उनको चेक करिए, और चेक करके अगर एक में कन्वर्ट हो गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं है ना, कोई क्लियर नहीं है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे सिंगल साइन और कॉज की टर्म से रिप्रेजेंट होगा तो एसएचएम होगा, अगर नहीं हुआ तो आपका नॉन एसएचएम है। और रैंडम सिग्नल तो हमेशा नॉन एसएचएम होता है, वो तो रिदम है ही नहीं, वो तो रिदम है ही नहीं, वो तो कुछ भी। रैंडम का मतलब क्या है, रैंडम सिग्नल क्या होता है, ये ऐसे से कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी था फिर ऐसे था, ट्रायंगुलर वेव बन गया, ये रैंडम सिग्नल है, कुछ पता ही नहीं कितना ऊपर कितना नीचे, कब अपने आप को रिपीट करेगा। तो रैंडम सिग्नल नॉन एसएचएम। अगर आपका सही है तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल जो अपने आप रिपीट करते हैं, ये कहाँ रिपीट कर रहा है, कौन सा पोर्शन रिपीट कर रहा है, क्या इतना पोर्शन रिपीट कर रहा है, नहीं ये तो कॉपी नहीं हो रहा है, ये तो आगे कुछ और है। तो जो फंक्शन आपको रिपीट नहीं करेगा, कॉपी नहीं करेगा अपने आप को, पेस्ट नहीं करेगा, कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, तो वो तो नॉन पीरियोडिक वैसे ही हुआ। नॉन पीरियोडिक तो ये नॉन पीरियोडिक भी है, इसलिए आपका क्या है, नॉन एसएचएम है। पीरियोडिक होने के बाद चांस है, पीरियोडिक होने के बाद चांस है कि वो हमारा एसएचएम है या नहीं है, तो उसके लिए मैथमेटिकल टर्म भी है, बाकी में देख के भी पता चलेगा। साइन का कोई, साइन और कॉज का अकेला फंक्शन ही हमारा क्या होता है बाय डिफॉल्ट, एसएचएम होता है। बाकी फंक्शन देख सकते हैं, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे इसके लेके सही है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये जितना डेटा आपके माइंड में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं इतनी बार रिपीट करूंगा आपको याद हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि कैसे कैसे याद करेंगे, क्या कठिन टाइम है, सिंपल जैसा भी आपके सामने, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं साइन का फंक्शन, सही देखिए, तो साइन का फंक्शन में लिखा है, ये साइन का फंक्शन है, साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, और ये हमारा साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, उसको लिखा फंक्शन इन टाइम। ये एफ टी का मतलब क्या है, एक फंक्शन है जो टाइम में, वास्तव में टाइम में, टाइम के साथ वेरिएबल है तो टाइम में फंक्शन है, तो साइन ओमेगा टी का फंक्शन है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, एक तो पीरियोडिक है, पक्का पीरियोडिक है, रिपीट कर रहा है अपने आप के लिए, सही है, और सिंगल साइन की तरफ से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन भी है और एसएचएम भी है, पीरियोडिक भी है नहीं पीरियोडिक, पक्का पीरियोडिक है, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक दो पहले केस शुरुआत से ही, पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है, उनको पीरियोडिक इधर वाले केस में आ गया। अब उसमें साइन की टर्म से रिप्रेजेंट हो रहा है एक टर्म से, तुम्हारा ये क्या है, एसएचएम है, सही, ये एसएचएम हो गया। ठीक है, तो अब क्यों एसएचएम हुआ, ये पीरियोडिक भी है, पीरियोडिक प्लस आपका साइन टर्म, सिंगल साइन टर्म से प्रेजेंट हो रहा है, इंप्लाइज दैट आपका क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा है। ठीक है, कॉज का फंक्शन अगर हम लिखते हैं तो वो भी हमारा है, जैसे देखते हैं, जैसे हमने कॉज का फंक्शन ऐसे लिखते हैं। साइन का फंक्शन क्या होता है, जब टाइम बराबर थीटा की वैल्यू जीरो होती है तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है, और 90 भी मैक्सिमम होता है, यहाँ से लेकिन यही होता है। देखिए ये क्या, आधा साइकिल ऊपर आधा साइकिल नीचे, तो क्या हुआ आपका 360 डिग्री, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 0 डिग्री है, और यहाँ पे कितना 360 डिग्री है ना, कि आधा पहिया ऊपर आधा पहिया नीचे, तो पूरे पहिए में कितना हो 360 डिग्री का टर्न हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक 360 है, तो यहाँ पे हाफ में कितना होगा 180 है ना, तो 360 उसका आधा 180, 180 का आधा भी 90, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, यहाँ से 90 90 में 90 जुड़ा 180 180 में 90 जुड़ा, तो बीच में 270 भी आएगा, 270 में 90 जुड़ा तो 360, ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आपको बताइए, और साइन जीरो वैल्यू 0 होती है, बाकी इसके बीच में 60 डिग्री, हम लोगों को इतनी वैल्यू याद है बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 0, बाकी वैल्यू इसी के बीच में होती है। लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जाए साइन 360 वैल्यू क्या होती है, वैसे मैथमेटिकल तरीका हमें पता है, लेकिन कितना आसान है, आप इसको ग्राफ बना दो ना, साइन 360 वैल्यू 0 होती है, साइन 270 की वैल्यू -1, ये ग्राफ आपका +1 और -1 के बीच में स्विंग करता है, तो देख 270 की वैल्यू -1 और साइन 180 वैल्यू इतनी 0, तो कुछ भी देखो सामने दिख रही ना, वैसे तो कर ही सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ये भी तो आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, सामने दिख रहा है ना, कुछ करने की कुछ अलग से जरूरत भी नहीं है।
ठीक है। ऐसे हम अब कॉज के अगर फंक्शन की बात करें तो कॉज का फंक्शन क्या होता है, 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है 1 होता है, 0 पे 1 और बाद में इस तरीके से इतना पोर्शन अपने आपको रिपीट करता है। तो आधा पहिया इधर और क्वार्टर इधर फिर आधा ऊपर, इस तरीके से। तो ये हमारा कॉज का फंक्शन है इस तरीके से। एक जो फंक्शन है जी टी, वो फंक्शन एफ मिलेगा तो जी टी ऐसे कर सकते हैं, या दूसरा फंक्शन आपका कॉज ओमेगा टी, ये टर्म इक्वेशन क्या होगी, ये ओमेगा टी में है, सही है। केवल टी होता तो यहाँ टी आता, ओमेगा टी तो ओमेगा टी में है, तो इस तरीके ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है कि साइन के टर्म और साइन और कॉस के फंक्शन ही हमारे पीरियड क्यों होते हैं, tan का फंक्शन पीरियड क्यों नहीं होता है, वो भी रिपीट नहीं मारता अपने आप के लिए, tan की वैल्यू रिपीट मारती है, लेकिन क्यों नहीं होता है, नहीं tan की वैल्यू भी रिपीट मारती है, tan के फंक्शन भी रिपीट करते हैं, पीरियडिक होते हैं, tan का फंक्शन भी, कॉट का फंक्शन भी पीरियडिक है, लेकिन एसएचएम नहीं है। क्यों एसएचएम नहीं बताएं, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, है इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। अगर मैं कहूं कि एक पार्टिकल 0 डिग्री, जैसे यहाँ पे है एक पार्टिकल 0 डिग्री पे कितना है 1 पे है, और 90 डिग्री पे 0 पे है, फिर इतने पे इतना है, इतने पे इतना, सब कुछ डिफाइंड है। लेकिन अगर कहा मैंने कहा 90 डिग्री पे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब कितना, ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं कहूं जब 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री इसके हिसाब से होती है, टाइम के एक्सेस पे 90 डिग्री होती है, तो वो इनफाइनाइट वैल्यू होती है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, कितनी, जैसे 90 के बाद 9 इनफाइनाइट के बाद, या मैं तुमसे कहूं एक ऐसा फंक्शन मेरे पास है जो इनफाइनाइट के टाइम के बाद में या इस समय पे इनफाइनाइट दूरी पे होगा, इनफाइनाइट का कोई मतलब पता ही नहीं कितना है, इनफाइनाइट कितना है, इतना डिस्प्लेसमेंट है कितना, 1000 किलोमीटर, 2000 भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो, 2 अरब भी हो सकता है, क्लियरली नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे क्लियरिटी ना होने की वजह से, या कोई चीज जैसे मैं कहूँ एक मतलब सन है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला जो प्लेनेट है वो इनफाइनाइट टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, तो उसे आप वो रिपीटेशन नहीं है, बेकार है। अब मैं का पता ही नहीं कितने बार रिपीट कर रहा है, 2 करोड़ साल बाद, अब आप तो जिंदा ही नहीं बचो चेक करने के लिए, ठीक है, समझ क्या कह रहे हैं। तो यानी कि इस वजह से तो जो tan का फंक्शन होता है आपको पता ही है, tan का फंक्शन मतलब कि यहाँ से tan 0 वाली 0 होती है और यहाँ होते होते इनफाइनाइट पहुंच जाती है, ठीक है, -90 पे इधर ऐसे। तो पीरियडिक तो होता है, ये अपने आपको रिपीट करेगा, अपना ऐसे भी रिपीट करेगा, लेकिन कुछ वैल्यूज में अनडिफाइंड होती है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ वैल्यूज पे इनफाइनाइट चलता है, प्लस इनफाइनाइट है माइनस इनफाइनाइट होता है। तो दैट्स वाई पीरियडिक फंक्शन है tan और tan cot cos, जितने फंक्शन साइन और कॉस को छोड़ के बने वो सारे के सारे क्या है, इनको छोड़ सारे के सारे में एक बार वैल्यू इनडिफाइंड होगी, क्योंकि अब जैसे साइन का फंक्शन है, सो साइन का फंक्शन को रिवर्स करो तो कोसेक का फंक्शन बनेगा, तो जब साइन की वैल्यू जिस समय 0 होगी तो कोसेक की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट, 0 का अपोजिट क्या हुआ, इनफाइनाइट, तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपस में दो ऐसे फंक्शन है, इनको अगर, ये तो फंक्शन नॉर्मल है, ये तो आपके रिदम के फंक्शन, इनको जगह इसको रिवर्स करो या इसको रिवर्स करो या टेन को रिवर्स करो, सारे फंक्शन इनफाइनाइट बनने वाले हैं, जिसमें भी एक बार 0 आ गया अगर उसका रिवर्स करो तो इनफाइनाइट बन गया। तो साइन का फंक्शन सिस्टमेटिक है, लेकिन इसका रिवर्स सिस्टमेटिक नहीं है। कॉसेक का फंक्शन, कॉस नहीं कॉसेक 1/sin थीटा, वो आपका मतलब आपका क्या एसएचएम नहीं है। तो समझ में क्यों नहीं है, क्योंकि जब 0 पे वैल्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन अगर इसी ग्राफ को अगर बनाना पड़ जाए कॉसेक का, तो कॉसेक का 0 वैल्यू इनफाइनाइट बनानी पड़ेगी, यहाँ पे आपको इनफाइनाइट का ग्राफ बनाना होगा। क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है बनाना, हम फिजिक्स के टीचर, मैथमेटिक्स में इतना डिटेल नहीं कहना है, लेकिन साइंस मैंने आपको बता दिया साइन और कॉस का ही है, इसके अलावा जितने फंक्शन है सारे सारे हैं तो पीरियडिक है, रिपीट करते हैं अपने आप को, लेकिन वो क्या है आपके एसएचएम नहीं है, साइन और कॉस की टर्म से रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, और वैल्यू प्रॉपर डिफाइंड नहीं है, साइन और कॉस में वैल्यू प्रॉपर डिफाइंड है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, तो हमने समझा यहाँ पे पीरियडिक होना चाहिए, पीरियडिक होने के बाद पता चलेगा कि वो एसएचएम नहीं है या नहीं है, सिंगल साइन टर्म या सिंगल कॉस टर्म। अगर कॉम्बिनेशन है, अगर कहीं पे कॉम्बिनेशन है तो खतरे की घंटी है, चेक करना पड़ेगा भाई, चेक करना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा, है ना, इस तरीके से। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे हमें कभी एक फंक्शन दे दिया जाए, हमें कोई फंक्शन दे दिया जाए, मान लीजिए जैसे ये फंक्शन है, एग्जांपल के लिए एक फंक्शन है जो टाइम में फंक्शन है, मान लो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, मान लो ये फंक्शन है, और इसको चेक करके बताना है कि भैया ये कि हमारा एसएचएम है नहीं है, एसएचएम है, सही है, इसको चेक करना है। अच्छा, पहले मैं आपको पीरियड किसी भी फंक्शन का टाइम पीरियड निकालना सिखा देता हूँ। पहले तो एक सेकंड रुकता हूँ क्वेश्चन के लिए, पहले हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड, यहाँ पे पहले करते हैं हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अ फंक्शन। कोई फंक्शन अगर मेरे पास लिखा है
ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है ओमेगा क्या होता है, 2πf। ठीक है, ओमेगा क्या है, ये एफ क्या फ्रिक्वेंसी है, 2π से मल्टीप्लाई होकर इसे कहते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो हमें पता है एफ क्या होता है, 1/t होता है। दोनों को कॉम्बिनेशन कर दो तो क्या हुआ 2π, और एफ की का क्या होता है 1/t। तो टाइम क्या हुआ, टाइम पीरियड क्या हुआ 2π, ये तो आपका हाँ डब्ल्यू। तो टाइम पीरियड हमारा 2π/ओमेगा। सही है, ये देखो यहाँ पे टी इधर पहुंचा दिया, ये ओमेगा नीचे आ गया। सही है, तो कभी भी टाइम पीरियड अगर आपका होगा तो 2π/ओमेगा, उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता दो तो मैं आपका टाइम पीरियड बता दूंगा। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या अगर देखा जाए, जो टी का मल्टीप्लाई होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो टी का मल्टीप्लाई है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलो इसमें ऐड कर देता हूँ, एक और टर्म ऐड कर देता हूँ, साइन, जानबूझ के मैंने किया साइन 2ωt कर दिया। ठीक है, डब्ल्यू की जगह अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा एग्जैक्ट, अभी देख लेते हैं, पहले आप सीखेंगे फिर मैं आपसे खुद पूछूंगा। ठीक है, आप खुद आपका भी आएगा। जैसे हमने फिर से देखते हैं एक बार बोर्ड पे कि हमने एक फंक्शन दिया sin ωt cos ωt और sin 2ωt जानबूझ के दे दिया, एक लंबा सा फंक्शन दे दिया। ठीक है, sin 2ωt। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो टोटल फंक्शन है क्या ये पीरियोडिक है, टोटल फंक्शन, फंक्शन अकेला अकेला नहीं, क्या टोटल फंक्शन पीरियोडिक है, क्या टोटल फंक्शन हमारा जब पीरियोडिक हो गया तो एसएचएम हो भी सकता है, तो क्या वास्तव में एसएचएम में नहीं है, ये इस तरीके से। तो सब कुछ चेक करना है इसके बारे में। या उसने सीधे सीधे एक ही पॉइंट बोला, कुछ नहीं बोला लंबा चौड़ा, उसने क्या बताइए क्या ये फंक्शन एसएचएम है, यानी सब कुछ चेक करना पड़ेगा हमें। एसएचएम के लिए पीरियोडिक भी होना चाहिए और फिर प्रॉपर्ली ऐड होके एक साइन टर्म में कन्वर्ट हो, तो इतना प्रॉपर उसने पूछा एसएचएम है, डिक्टेंशन आई है तो पहले पता चल पास हुआ नहीं हुआ है, इस तरीके से वो वाली पूरी बात उसने पूछी शॉर्टकट में। ठीक है, चलिए तो अच्छा टाइम पीरियड क्या हुआ यहाँ सबने क्या समझा, यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए क्या, टाइम पीरियड हमारा क्या इक्वेशन बनी, टाइम पीरियड के लिए हमेशा के लिए बनी, टाइम पीरियड होगा 2π/ओमेगा। अगर 2π को ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो उस फंक्शन का टाइम पीरियड आ जाएगा। जैसे और ओमेगा क्या होता है, जो स्मॉल टी का मल्टीप्लाई होता है उसे ओमेगा कहते हैं। तो यहाँ पे यहाँ फंक्शन, यहाँ पे कितना ओमेगा, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, यह एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी टी का मल्टीप्लाई ओमेगा है, और इसी समय इसके रिस्पेक्ट में 2ω है, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। जैसे नॉर्मल रोटेशन है एक हो रहा है और दूसरा वाला क्विक रोटेशन, डबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। बात समझ, सिंपल ओमेगा के रिस्पेक्ट में 2ω तो डबल ही है ना, जो भी है रिपीट तो डबल है, हर चीज जो भी चीज वाट एवर द वैल्यू वो डबल है उसके रिस्पेक्ट में। तो क्या करो तीनों का आप टाइम पीरियड अलग अलग निकालेंगे, तो इसका टाइम पीरियड मान लो क्या T1 इसे कहेंगे, T1 मतलब सबका अलग अलग टाइम पीरियड निकालेंगे। तो ये T1, T क्या हुआ, T1 टाइम क्या होता है 2π/ओमेगा, तो 2π/ओमेगा इसका कितना है, टाइम T का मल्टीप्लाई ओमेगा कहलाता है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यही हुआ। फिर से इसका टाइम पीरियड सेकंड फंक्शन का टाइम पीरियड क्या है 2π/ओमेगा, बिल्कुल सही है। तीसरे में T3 कितना है 2π/ओमेगा, यहाँ पे टाइम का मल्टीप्लाई हाँ 2ω आ गया। ठीक है, हाँ अब इसको देखें, अच्छा T1 तो हमारा ये है, T1 आ चुका है, और T2 भी कितने बराबर आ गया, जो वैल्यू आ गई ये भी तो T1 ही है, T2 भी T1 के बराबर ही है। और T3 कितना है, ये हमारा हाँ ये जो T3 क्या है T1/2, फ्रीक्वेंसी डबल है ना इसकी, तो टाइम पीरियड तो हाफ होगा ना, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, है ना। जो T1 क्या है उसका हाफ पड़ेगा। हाँ, तो T1 का जो भी टाइम पीरियड होगा उसका हाफ होगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 2ω है, डबल फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइम पीरियड हाफ होना, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना विशाल। तो ये हमारा हुआ, इसका टाइम पीरियड T1 है, इसका टाइम पीरियड भी T1 है, इसका टाइम पीरियड T1/2 है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड होगा उसके अंदर सब आ जाएंगे, सबसे बड़े टाइम पीरियड के अंदर सब आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक बात करते हैं, देखो अभी समझ में आएगा, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट। जैसे सन को ले लेते हैं दोबारा से, सन और ये ले लिया हमने अर्थ, सही है, और ये एक प्लेनेट और मान लो कोई और पड़ोसी प्लेनेट, एक और कोई मान लो कोई ऐसा प्लेनेट है, मान लो मार्स मान लो, कुछ मान लो ये। ठीक है, तो अर्थ लगाती 1 साल में एक चक्कर, 1 ईयर, इसका टाइम पीरियड 1 ईयर, और ये 1 साल में 2 चक्कर लगा लेता है, ये हाफ ईयर है इसका। ठीक है, तो टोटल सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा, टोटल सिस्टम का टाइम पीरियड तो क्या, हाँ 1 साल होगा, बिल्कुल सही इन्होंने बोला 1 साल। जब 1 साल कंप्लीट होगा तो ये 1 चक्कर लगा चुका होगा, ये 2 लगा चुका होगा, तो 1 साल में दोनों रिपीट हो गए। लेकिन अगर आपने कहा नहीं हाफ ईयर इसका टाइम पीरियड, मान लो कहते हैं, मान लो कहने हाफ इसका टाइम पीरियड है, तो हाफ में तो यही कंप्लीट हो पाएगा, तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नहीं होगा ना रिपीट। तो बड़े वाले में छोटा वाला अपने आप इंक्लूड होता है। जैसे आप लोग टीवी का पैकेज खरीदते हो ना, मतलब टीवी का पैकेज होता है, मतलब कि नॉर्थ इंडिया पैक और इतने चैनल पैक, इतने पैक, या जी का पूरा तो सब आया, सबसे बड़ा पैक लिया तो सारे आ गए उसमें इंक्लूड हो गए। ठीक है, इससे ही तो बड़े टाइम पीरियड में छोटा वाला रिपीट करेगा। ये ऐसा कर सकते हैं, इसका टाइम पीरियड हाफ है, जब ये सिस्टम एक बार रिपीट होंगे, ये 2 बार रिपीट हो चुका होगा,
कि हाफ है, वो आधे समय में ही, जैसे मान लो ये 1 साल में रिपीट होता है, यहां से आता है 1 साल लगेगा, इसका आधा साल है तो आधे आधे, जब ये यहाँ अर्थ यहाँ से यहाँ घूम के आई होगी तब तक ये इतना रिपीट हो चुका होगा, फिर अर्थ यहाँ घूमेगी ये फिर रिपीट हो चुका होगा, तो 1 ईयर में 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो टोटल सिस्टम का टाइम पीरियड 1 ईयर है, जिसमें ये 1 बार होता है, 2 बार होता है। अगर आपने कहा टोटल सिस्टम का टाइम पीरियड हाफ टाइम है, हाफ ईयर ले लोग तो यही रिपीट हो पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो सिस्टम नहीं हुआ, वो तो इसकी इंडिविजुअल हो गया। तो बड़े वाले में छोटा ऑटोमेटिक इंक्लूड होता है। तो जब भी आप कहीं कोई बड़ा सा फंक्शन देखें तो सबका टाइम पीरियड निकालो, जो सबसे बड़ा वाला है वो सबका उसमें सब रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन ने थोड़ी गलती कर दी थी, वैसे बहुत होशियार थे। एक गलती उन्होंने क्या की थी, उनके घर में बिल्ली थी और बिल्ली का बच्चा था, ठीक है। तो बिल्ली थी और बिल्ली का बच्चा था, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो दरवाजा था इस तरीके से, तो दरवाजे से बिल्ली आती थी, बिल्ली का बच्चा आता था, तो उन्होंने सोचा उसको आने में नॉक करती थी, मतलब खटखट करती, तो उन्हें खोलना पड़ता था। तो उनका ऐसा करते छेद कर देते हैं, दो दो नीचे होल कर देते हैं, जैसे बिल्ली का बच्चा आ सके, बिल्ली भी आ सके। तो उन्होंने 2 होल कर रहे थे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, इससे बिल्ली आएगी और इससे बच्चा आएगा, है। लेकिन आइंस्टाइन ने सोचा नहीं कि इस बड़े वाले में दोनों आ सकते हैं, लेकिन वो ऐसे साइंटिस्ट होते कई बार गलतियां कर देते पागल वाली, लेकिन वो वैसे बहुत होशियार होते अपने अपने केस में। लेकिन तभी तो उनको याद करते हैं लोग कि अरे यार देखो ऐसा कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने 2 छेद किया, उन्होंने पूछा किसी ने, कहा 2 क्यों किए, बोले क्यों, इसमें गलती क्या है, एक बिल्ली आएगी बच्चा आएगा, बिल्कुल सही बात है, कॉन्सेप्ट सही है है ना। लेकिन बड़े वाले में छोटा सा आ जाता है, ठीक है। तो कुछ समझ में आया, है ना। नहीं ऐसे लोग करते हैं, आया तो न्यूटन ने नहीं किया था। न्यूटन ने क्या किया था, एक उन्होंने चिड़िया को देखा कि ये चिड़िया उड़ रही है, बच्चा उड़ रहा है, तो देखा उड़ता क्यों, नॉर्मल हम भी कुछ खाते हैं, ये भी खाते हैं, लेकिन हमारा खाना पीना अलग है इसका। बोला ये चिड़िया क्या खाती है, वो खाती है ना कीड़े खाती है। तो उन्होंने पता चला, उन्होंने अपनी अपना तो खाए नहीं, इतने होशियार तो थे, अपनी मेड को खिला दी कीड़े घोटे, और उसको पता नहीं क्या मिला के और उसमें मिक्स करके प्रॉपर उसको लगा दिया कि चटनी बना के हरी कलर डाल के कि हाँ, तो उसने खाया तो बीमार पड़ गई वो, कुछ ऐसे ये उन्होंने सोचा उड़ जाएगी ये है ना, है ना। ठीक है, तो लेकिन अब आपको याद रहेगा बड़े वाले में छोटा वाला इंक्लूड होता है। तो हाँ, तो ये यही तो, ठीक है। तो बड़े वाला फंक्शन में तो इस पूरे सिस्टम का जो टाइम पीरियड आया, पूरे फंक्शन का जो टाइम पीरियड हमारा आया, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं। तो पूरे फंक्शन का जो टाइम पीरियड हमारा आया, वो हमारा टाइम पीरियड आया, इसका टोटल टाइम पीरियड आया बड़ा वाला कितना, T1। तो टी जो टाइम पीरियड आया वो T1 आया, T1 हमारा कितना है 2π/ω। ये हमारा पूरे फंक्शन का टाइम पीरियड है ओवरऑल, ठीक है। इतने टाइम पीरियड में ये 1 बार रिपीट होगा, 1 बार रिपीट होगा, 2 बार रिपीट हो चुका होगा, ये है सही इस तरीके से। तो अब पता चली ये फंक्शन ओवरऑल तो क्या है, मतलब ये भी पीरियडिक है, ये भी पीरियडिक है, ये भी पीरियडिक है, और फंक्शन जो ओवरऑल फंक्शन हमारा पीरियडिक है उसका टाइम पीरियड इतना है। तो पॉइंट ये नहीं, ऐसा चम अभी नहीं पता चला ये बच गया, वो नहीं, डिस्टिंक्शन नहीं पता। देखो तो ध्यान समझो, पीरियडिक फंक्शन प्लस पीरियडिक फंक्शन प्लस पीरियडिक, जितने भी पीरियडिक फंक्शन मिलाओगे उनसे जो बनेगा वो पीरियडिक फंक्शन बनेगा, ये गारंटी है, वो गारंटी है, क्योंकि वो बड़े वाले में छोटा वाला आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट वही है। लेकिन अगर बहुत सारे पीरियडिक फंक्शन है और थोड़ा सा मिलावट कर दी नॉन पीरियडिक की, तो सारा होगा बंटा दाल समझ आया। तो पीरियडिक फंक्शन में अगर पीरियडिक फंक्शन प्लस नॉन पीरियडिक फंक्शन, ओवरऑल सिस्टम खराब। मतलब दूध और पानी और उसमें चॉकलेट मिलाया, सब कुछ मिलाया, अगर तुमने नाली का पानी मिला दिया ना तो गड़बड़ सारा, मतलब वही है, एक मछली तालाब को गंदा कर देती, बिल्कुल सही केस है, एक मछली तालाब को गंदा करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कितना सिंपल सा पीरियडिक, बहुत सारे पीरियडिक फंक्शन मिलके पीरियडिक फंक्शन बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें एक नॉन पीरियडिक मिल गया तो नॉन एसएचएम होना है। वो तो जब पीरियडिक ही नहीं लेगा तो नॉन एसएचएम तो अपने आप हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट में यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे भूल जाएंगे इस बात को, हम लोग इस बात को यहाँ लिख सकते हैं, इसको प्रॉपरली हमें समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो गड़बड़ होता रहेगा। तो लिखेंगे, मैं अब ग्राफिकल लिखने के ज्यादा मूड में हूँ, वैसे लिखने के मूड में कम हूँ, प्रॉपर लिख दूंगा पीरियडिक फंक्शन 1 प्लस पीरियडिक फंक्शन 2। बहुत सारे पीरियडिक फंक्शन है, ठीक है, सारे के सारे पीरियड, ऑल पीरियडिक, सही, ऑल पीरियोडिक। अगर सारे के सारे पीरियडिक हैं तो रिजल्टेंट क्या बना हमारा, रिजल्टेंट फंक्शन हमारा पीरियडिक मस्ट है, मस्ट बी पीरियोडिक, ठीक है, मस्ट बी पीरियोडिक, ठीक है। लेकिन अगर एक तो रिजल्ट ये आ गया, लेकिन अगर पीरियडिक में एक भी नॉन पीरियडिक होगा, पीरियडिक फंक्शन 1 प्लस पीरियडिक फंक्शन 2 प्लस एक भी नॉन पीरियड, सिंगल नॉन पीरियड है, नॉन पीरियडिक मिला दिया हमने, नॉन
नॉन पीरियडिक, नॉन पीरियडिक बन गया तो क्या बना, मस्ट बी नॉन पीरियडिक, मस्ट बी, तो एक ने गलती कर दी तो पूरा खराब हो गया, नॉन पीरियडिक हो गया, नॉन पीरियडिक। अब तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, अगर नॉन पीरियडिक हो गया था ना, पहले ही हमने केस में डायग्राम बनाया था, अगर नॉन पीरियडिक हो गया तो नॉन एसएचएम तो है ही है, फेल हो गया तो नॉन एसएचएम तो है ही, पास होने का पता चलेगा डिक्टेंशन है नहीं है, क्यों बनाया था शुरुआत में ही, नॉन पीरियडिक का मतलब इधर नॉन एसएचएम, ठीक है। तो ये अपने आप ही यहाँ तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि सिंगल साइन टर्म सिंगल कॉस्ट टर्म, तो नॉन एसएचएम हमारा हो गया, मस्ट बी नॉन एसएचएम, नॉन एसएचएम हमारा हो गया, ठीक है। अब वो भी ट्रिक बताएंगे तुम्हें, खाली देख के ही तुम वो भी बता सकते हो कि एसएचएम होगा नहीं होगा, वो भी एक केस है हमारे पास। तो ये तो बहुत क्लियर केस है, सिंगल सिंपल सा केस है, पीरियडिक फंक्शन प्लस पीरियडिक फंक्शन, ऑल पीरियडिक है तो पीरियडिक बनेगा। लेकिन अगर पीरियडिक में बहुत सारे पीरियडिक में एक भी नॉन पीरियडिक मिला दे, या सारे नॉन पीरियडिक हैं तो नॉन पीरियडिक बनेगा ही बनेगा, एक भी मिलावट कर दी तो नॉन पीरियडिक, और नॉन पीरियडिक का मतलब नॉन एसएचएम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेक करना पड़ा, अब जैसे ये वाला ऊपर वाला केस है, पीरियडिक तो हो गया, सारा रिजल्टेंट हमारा पीरियडिक हो, पिछला केस क्या था कि हमारा सारे पीरियडिक थे, यहाँ पे क्या है चेक करिए, ये भी पीरियडिक है, ये भी पीरियडिक है, ये भी पीरियडिक, ओवरऑल फंक्शन का वो भी पीरियडिक है, उसका टाइम पीरियड भी इतना है, ये भी सीख गए हम लोग। तो अगर अब वो पता कैसे चलेगा वो एसएचएम है नहीं है, तो क्या ये सिंगल साइन टर्म से रिप्रेजेंट हो सकता है, तो सिंगल साइन टर्म से यहाँ पे रिप्रेजेंट हम लोग चेक करके दिखाएंगे, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, दिस ओमेगा ओमेगा टू ओमेगा, तो कभी भी सिंगल साइन टर्म से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। मैं बताऊंगा, अभी तो केस बता रहा, आपको बता दिया मैंने, आपको डिस्क्लोज कर दिया ऐसा होता है, प्रूव भी करूंगा क्यों नहीं होता है, सही है। अगर आपके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की सिग्नल, पीरियडिक है ये भी पीरियडिक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो आपका नॉन एसएचएम बनने वाला है, पीरियडिक तो बनेगा ही लेकिन नॉन एसएचएम बनेगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, एक्चुअली क्या होता है फ्रीक्वेंसी सेम ना होने का मतलब क्या, देखो जैसे एक फंक्शन तो ये है, देखो ध्यान देना, ये साइन का फंक्शन एक मैंने लिखा, और दूसरा फ्रीक्वेंसी दूसरा भी साइन का फंक्शन दे, ध्यान देना, आप देखो ध्यान से, साइन ओमेगा टी फंक्शन है, और हमने बोला साइन 2 ओमेगा टी फंक्शन, तो 2 ओमेगा टी फंक्शन क्या डबल फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, तो इतनी देर में जितनी देर में एक किया होगा इसने वो वाला डबल कर लेगा ना, यही तो मतलब है। तो हमने कहा ये इस तरीके बना, सही है, तो ये हमारा इस तरीके का फंक्शन, ठीक है, ये डबल फ्रीक्वेंसी का है, कुछ समझ में आ रहा है, नॉर्मल सी बात है, ओमेगा जितनी देर में ये एक कर रहा है, जितनी देर में एक यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, यहाँ पे इतनी देर में यहाँ तक दो हो गए, तो डबल फ्रीक्वेंसी, इतना समझ में आ गया। अब इनको जोड़ोगे तो साइन का कर्व नहीं बनने वाला, ये दिक्कत है, इनको जोड़ने पे प्रॉपर ऐसा कर्व नहीं बन पाता है, अगर इसको और इसको जोड़ोगे तो ये फंक्शन इस तरह का बनेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, ये बहुत क्या जोड़ते कैसे हैं, जोड़ने का मतलब बताता हूँ, तुम जोड़ने का मतलब क्या है, देखिए हाउ टू ऐड देम। जैसे हाँ, जैसे आपने ये 0 पे 0 जोड़ा, ठीक है, अब आपने 0 पे 0 जोड़ा, और इस वैल्यू पे आपने जोड़ा यहाँ पे कुछ और वैल्यू, ये क्या हाथ से आ गया, इनको जोड़ने का तरीका क्या है, ये 0 पे वैल्यू को जोड़ेंगे, इस वैल्यू पे यहाँ पे इतनी वैल्यू, यहाँ पे पता नहीं क्या वैल्यू, वो जोड़ेंगे, सब ऐसे ऐसे जोड़े, हर पॉइंट पे इनफाइनाइट वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट वैल्यू है, 1 से 0 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू है, प्लीज ये मत कहना कि 9 वैल्यू जो होती है 0.1 0.2 0.3, नहीं, 0 का मतलब 0.0000 इनफाइनाइट तक 0, 1 का मतलब आपका 1.00 सारे जीरो, तो जो परफेक्ट जीरो होता है जैसे 0. सारा जीरो, उसका अगला नंबर पता क्या होता है 0.000001, फिर 2, फिर 3, इनफाइनाइट होने के बाद 1 में कन्वर्ट होता है, यानी 0 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, 0 का मतलब 0.0 नहीं होता, 0. इनफाइनाइट 0 लास्ट में भी 0 आता है, और उसके नेक्स्ट सोच के देखो, कुछ समझ में आया। तो ये यहां से लेके आता है इनफाइनाइट वैल्यूज है, आप मत करना यहाँ से यहाँ तक कुछ वैल्यूज है, यहाँ से यहाँ तक एक कर्व जो बना है इनफाइनाइट वैल्यू को कॉम्बिनेशन है कि यहाँ ये तो परफेक्ट 0 है, और इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, हर वैल्यू पे कुछ ना कुछ वैल्यू, हर वैल्यू पे कुछ लिमिटेड वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यूज है, कुल मिला के इनफाइनाइट वैल्यू, जब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो साइन का फंक्शन नहीं बनता है, साइन का फंक्शन तभी बनता है जब एक साइन का फंक्शन और दूसरा साइन का फंक्शन, जैसे एक फ्रीक्वेंसी हो, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, जैसे ये साइन का फंक्शन है, ठीक है, और एक कॉस का फंक्शन हो, और सेम फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी कुछ हो ना हो फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, साइन का फंक्शन कॉस का फंक्शन बना रहे हैं, मान लो कॉस का फंक्शन, तो कॉस का फंक्शन जब यहाँ पे अपोजिट बनेगा, अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी देखो साइन और कॉस बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी हमने सेम ले ली, तो साइन में जब वैल्यू 0 होती है तो कॉस में क्या होती है, मैक्सिमम होती है, सही है, और जब वैल्यू यहाँ मैक्सिमम होती है तो यहाँ मिनिमम होती है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कॉस का फंक्शन है,
जब यहाँ पे वैल्यू 0 होती है कॉस साइन में तो ये वैल्यू मैक्सिमम होती है, जब इसमें 1 होती है तो इसमें 0 होती है, इस तरीके से। ठीक है, जब इसमें 0 होती है तो फिर से 1 हो गई, इस तरीके से। अब ये सेम फ्रीक्वेंसी फंक्शन है, सेम फ्रीक्वेंसी के, मतलब उसी उतनी देर में देखो, जितनी देर में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है इतनी देर में देखो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, ये वैल्यू लंबाई बराबर होगी, चेक कर सकते हो इस तरीके से प्रॉपर देखो, बराबर होंगी ये भी। तो ये सेम फ्रीक्वेंसी फंक्शन है। तो सेम फ्रीक्वेंसी फंक्शन मिलके साइन या कॉस का फंक्शन एक बनाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है लेकिन बनाएंगे तभी। ये तो मैंने ग्राफिकली बोला है, मैं मैथमेटिकली भी प्रूव करने वाला हूँ कि बिना उसके काम नहीं चलेगा, कि आपका एजुकेशन गिवन होगी तो आपको चेक करना पड़ेगा वास्तव में ही ये एसएचएम बनेंगे नहीं बनेंगे। लेकिन मैंने आपको एक ओरली बता दिया कि फ्रीक्वेंसी मस्ट बी द सेम टू फंक्शन की, तब तो वो क्या होंगे, वो एसएचएम हो सकते हैं। पहले तो पीरियड होना चाहिए, फिर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर एसएचएम, या नोट हो गया हमारा, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होगा, टू फंक्शन must be the periodic and having the same frequency, then combination might be, हो सकता है कि वो आपका एसएचएम हो, वो भी कि वो चेक करेंगे कि एक साइन टर्म में बना नहीं बना, नॉर्मली होगा वो अलग बात है। ठीक है, फॉर एसएचएम फंक्शंस must be periodic and मस्ट बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अगर आपको ये डेटा समझ में आ गया ना तो एसएचएम में ऑसिलेशन बिल्कुल मात नहीं करोगे, नहीं बच्चे इसी में परेशान रहते, बहुत बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन मतलब प्रॉपर है, कुछ दिक्कत ही नहीं। पहले पीरियडिक चेक करो, चेक करने के बाद जो आ गए हैं कॉम्बिनेशन, अगर वो सब सेम फ्रीक्वेंसी में है, सब ओमेगा टी में, तो सब ओमेगा टी होने चाहिए, 2 ओमेगा टी में शायद 2 ओमेगा टी होने चाहिए। हाँ, जो भी हो, जो ओमेगा है ना, वो अगर 5 ओमेगा टी है एक फंक्शन में तो इसमें 5 ओमेगा टी 5 ओमेगा टी 5 ओमेगा टी, तो हो सकता है हो जाए। ठीक है, तो फिर सिस्टमेटिक सॉन्ग बनना बड़ा मुश्किल होता है, कहाँ बन पाता सॉन्ग इतना आसानी। बकवास तो कोई भी कर सकता है, रैंडम मोशन हनी सिंह की तरह। ठीक है, लेकिन प्रॉपर सिस्टमेटिक सॉन्ग बनना है कुछ है तो थोड़ा सा मुश्किल है। खैर मजाक कर रहा हूँ, हनी सिंह के स्टूडेंट्स बहुत दीवाने हैं। फंक्शन मस्ट बी, हाँ लड़ जाएंगे उससे। फंक्शन मस्ट बी पीरियडिक, मस्ट बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम ऑफ मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सबकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इस बात को प्रूव करते हैं, तो ग्राफिकली मैंने आपसे बोल दिया, लेकिन देखो चेक करते हैं कि वास्तव में सही बात है। दो एग्जांपल लेके चलते हैं, दो में एग्जांपल लेके, एक फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन जो टाइम में है, दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये फंक्शन चेक करते हैं, तो दोनों देखो, दोनों पीरियडिक फंक्शन है, ये भी पीरियडिक ये भी पीरियडिक है, तो जो मेन फंक्शन आएगा वो पीरियडिक होगा पक्का। अब पीरियडिक तो पास हो गया, अब चेक करना कि आपका कि एसएचएम है नहीं है। एसएचएम होने के लिए रिदमिक होना चाहिए, और हमने दूसरे का अच्छा फ्रीक्वेंसी तो सेम है तो हो सकता है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती तो नहीं होता। खैर प्रूव करते हैं क्यों, तो ऐसे करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई में 1 कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई में 1 कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई में भी 1 कर दिया। ठीक है, तो ये हमें देखो साइन और कॉस के फंक्शन को इकट्ठा एक फंक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है ये, कि जैसे साइन का फंक्शन साइन ए प्लस बी है, आप इस खोलोगे तो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, बड़ा सा हो जाता है। यानी बड़े को साइन में कन्वर्ट तब कर सकते हैं वो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में अगर आ जाए। तो हमने कहा इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो साइन ए है, इसको बोला साइन ए, इसको ए मान लिया, क्या ए साइन ए, और तो इसको क्या मानना पड़ेगा, कॉस बी, क्यों कॉस बी, बिल्कुल ठीक है। तो फिर साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसको ए मानना पड़ेगा। अब आपने एक बात नोट करी, यहाँ पे ए कितना ओमेगा टी और यहाँ पे ए कितना ओमेगा टी, अगर यहाँ पे 2 ओमेगा टी होता तो क्या ऐसे बोलते तो 2a हो जाता ना, तभी तो गड़बड़ हो जाती, तभी तो इकट्ठे नहीं बन पाते हैं वो। अगर यहाँ पे 2 ओमेगा होता तो यहाँ पे 2a लिख जाता, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या बनता, तो साइन ए कॉस 2a और साइन बी क्या बनता है, एक कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं। ये बेसिक लॉजिक है इसकी, मैथमेटिकल आएगा समझ है कि अगर यहाँ साइन ए कॉस बी, तो कॉस यहाँ पे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये ए अगर आप यहाँ पे ओमेगा टी को ए कह रहे हो तो 2 ओमेगा टी को ए थोड़ी बोल दोगे, तो वो तो 2a हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और ए सेम करने के चक्कर में ए वाले सेम होते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी एक फंक्शन दो सेम होती है। अब हाँ, अब क्या करते हैं, ये तुमने ऐसे नॉर्मल कर लिया, सही, अभी आपको समझ में आएगा। बाकी तो हम इसको शॉर्टकट से आपको देख के भी आंसर बता सकते हैं क्या होगा,
लेकिन आप ऐसे ही पहले सीखो प्रॉपर तरीके से। ये हो गया। अब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्चुअली यहाँ पे आर लिखते हैं, ये जो ना कॉज है, एक्चुअली यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, 2 sin ओमेगा टी भी हो सकता था, कुछ हो सकता था। तो 2, जैसे मान लो एग्जाम्पल यही फंक्शन हमारा ऐसा था 2 sin दिस, तो आप क्या कहते हैं sin ओमेगा टी को तो ए बोल देते हैं, और जो 2 है 2 को cos भी बोलते हैं। तो cos भी वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, cos की वैल्यू 1 से ज्यादा होती नहीं ज्यादा। तो यहाँ पे हम इसलिए जानबूझ के क्या करते हैं कि r का मल्टीप्लाई लेके बोलते हैं, r का मल्टीप्लाई, सही है। कुछ भी कोई भी चीज ए अभी तो यूज हो चुके हैं, तो कुछ और नहीं यूज करें। तुमने यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट r बोला, क्योंकि अब r में ये फायदा है कि r cos b की वैल्यू 1 कुछ भी हो, तो ये आपको अगर वैल्यू मोर देन 1 हुई, 2 3 4 हुई, तो ये r बैलेंस कर लेगा। cos तो 1 दे देगा, ये जैसे में 5 है तो ये 1 दे देगा, ये 5 दे देगा। लेकिन अगर 5 होगा तो ये कैसे देगा, cos b तो दे नहीं सकता, प्रॉब्लम है। तो स्टैंडर्ड तरीका है, आप मत सोचो कभी भी। तो sin a cos b ये कर लेना, और यहाँ पे sin a तो यहाँ पे cos b कर लेना। तो r cos b यहाँ पे cos b है, तो यहाँ पे r sin b कर लेना। अब आपने क्या किया, अब इस नया टोटल फंक्शन हमारा क्या बन गया, देखिए ये हमारा क्या बन गया, इसको हम लिखेंगे फंक्शन हमारा क्या बन चुका है यहाँ पे, देखिए r कॉमन ले लो, r कॉमन ले लेते हैं, sin ओमेगा टी cos b प्लस cos ओमेगा टी sin b, ठीक है। या ये टर्म अपने आप में क्या है, ये a है, इसको आप a लिख दो डायरेक्ट, इसी a लिख सकते हो, क्यों, तो आप समझ सकते हो क्या लिखेंगे इसे, r sin a cos b cos a sin b, तो sin a प्लस b होगा, क्यों sin a प्लस बी। तो ये फंक्शन हमारा एक साइन की टर्म में कन्वर्ट हो गया, ये फंक्शन ही एक टाइम कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे a और b और r की वैल्यू में निकाल के बतानी है। तो लिख देते हैं, तो अब ये पहले वैल्यू निकाल देते हैं, फिर लिखते हैं। सब वैल्यू निकाल ली ना, कई सारी वैल्यू तो एक साथ रख देंगे इसे, देखिए अभी आ जाएगा। हमारे पास देखो ये क्या, r cos b कितना है, 1 के बराबर है, देखा r cos b 1 के बराबर है, r sin b 1 के बराबर, क्यों r sin b 1 के बराबर है। तो इक्वेशन मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। एक इक्वेशन को दूसरे डिवाइड करो, 1/2 करो, एक को 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, r से r कट गया, क्या हुआ 10b, क्यों 10b आ गया कितना 1, तो b कितना हुआ, हाँ वैसे अब देखो ये 10b कितना हुआ 10, ये 45 वैल्यू होती, क्यों 45 वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी, ये 10 b की वैल्यू हुई 1, ये 10 पाई/4 की वैल्यू 10 पाई/4, 10 से 10 कट गया, b की वैल्यू कितनी हुई पाई/4, है ना। और अगर इन्हीं इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो क्या हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सही है, तो 1 आ गया, हाँ ठीक है, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब हमारा सारी वैल्यू में पुट कर देते हैं, तो हमारा जो फंक्शन था हमने उसको कन्वर्ट कर लिया आर का मतलब हाँ यहाँ पे 2 आ गया, ध्यान नहीं दिया मैंने, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यहाँ 2 आ गया, वही मैं आंसर वहाँ पे चेंज लगा, तो ये आपका कोई बात नहीं, दैट इज, अरे इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर किया ना, यहाँ पे 2 आ गया ना, तो आपका आर क्या हुआ भाई, नहीं मुझे याद था, वो वहाँ पे देख के मैंने फोन समझ गया, गलती हो गई है, ठीक है। ये वैल्यू सारी पुट कर देते हैं, √2 साइन a प्लस बी, ए का मतलब क्या है ओमेगा टी, और बी का मतलब क्या है 45/4। तो मैथमेटिक्स कहती है ये जो फंक्शन है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज √2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/4। इस फंक्शन को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया है। शुरुआत में पहली बार करोगे, एक करोगे क्वेश्चन तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 4-5 क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने वर्कशीट दे रखी है आपको, तो ऑटोमेटिक आपको बड़ा सिंपल लगेगा। यही होता है हमेशा, हर बार यही करना है, जो भी साइन के ओमेगा टी ए जो बचा हुआ है उसको आर कॉस बी और यहाँ पे आर साइन बी कंपेयर कर दो, दो इक्वेशन बना दो, डिवाइड कर दो, कुछ आएगा, स्क्वायर करके जोड़ो तो कुछ और आएगा, ये वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये दिस फंक्शन कैन बी कंबाइंड एज अ सिंगल फंक्शन, एक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, जो कि अब आप नोट करना, ये साइन का जो फंक्शन था ये एम्पलीट्यूड कितना 1 और -1 के बीच घूम रहा था, ये भी कॉस का फंक्शन 1 और -1 के घूम रहा था, लेकिन कॉम्बिनेशन जो बना है तो साइन का फंक्शन साइन का, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कितना है √2, जैसे 1.4 के अप्रॉक्स 1.414, यानी ये 1 एम्पलीट्यूड है और जो बना है वो 1.5 थोड़ा बड़ा बना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो जो सेम फ्रीक्वेंसी फंक्शन है वही जुड़ सकते हैं, अगर ये फ्रीक्वेंसी अलग होती तो यहाँ पहुंचते ही नहीं। तो पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक बराबर पीरियोडिक, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी अलग है तो एसएचएम नहीं बना, ये एसएचएम है। एनी फंक्शन दैट कंबाइंडली एक्सप्रेस्ड एज अ सिंगल टर्म ऑफ साइन
इज अ SHM। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, अब इतना लंबा चौड़ा तो मैं नहीं कहना, अगर तुम्हें आंसर देना पड़े ऑब्जेक्टिव में नीट के हिसाब से तो क्या तरीका है, इसका तरीका यह है और एग्जैक्ट सेम तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है इसका 1, देखो जैसे फंक्शन आपको दिया है मैं फिर से आगे करता हूँ, अगर नेक्स्ट पेज पे करते हैं, एक सेकंड रुकिए। जैसे हमने लिखा, देखिए ये फंक्शन लिखा, फंक्शन साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, दोनों पीरियडिक हैं, पीरियडिक बनेगा, यहाँ मैग्नीट्यूड बना है, यहाँ मैग्नीट्यूड बना है, तो क्या इसका जो बनेगा रिजल्टेंट वो इनके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, वो ए स्क्वायर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऐसा बनता है, तो रिजल्टेंट ये बनेगा। सही, ये तो इसको क्या करेंगे, √2 यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया साइन, देखो ऐसे साइन ओमेगा टी और 1/√2 कॉस ओमेगा टी इंटू 1/√2, इस तरीके से करते हैं। ये वैल्यू हमने लिख ली, ये वैल्यू यहाँ से, हाँ एक्चुअली हमने ये ना √2 से यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्या हुआ हमारा, मतलब कुल मिला के आप ऐसे ही हमेशा करिए, क्या करिए कि जो भी इनके स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, √2 कर दिए, जो वैल्यू आ जाए वही वैल्यू यहाँ कॉमन ले लो, तो वही उसी दो जगह डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे भी हम कर सकते हैं, कितना सिंपल है, साइन ओमेगा टी और कॉस 45, क्यों कॉस 45 यानी π/4, कॉस ओमेगा टी और साइन π/4, तो ये क्या बना, ये हमारा टर्म ए है, क्यों हम इसको लिख सकते हैं, ए टर्म हमारी ए है, ए टर्म हमारी बी है, ए टर्म हमारी ए है, ए टर्म हमारी बी है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बन गया, तो √2 साइन ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कभी भी फंक्शन देखो ऐसा तो क्या करो, पहले तो सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए तभी SHM बन सकता, नहीं तो बनेगा नहीं, फिर यहाँ के जो कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर करके जोड़ के वो चीज कॉमन ले लो, तो जो बच जाएगा ऑटोमेटिक बड़े आसानी से कर सकते हैं।